वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टोरी फैमिली। दोस्तों, होली के रंग खत्म हो चुके हैं। अब आप लोगों के जो चेहरे पर जहां भी आप लोगों का कलर लगा होगा वो भी उतर चुका होगा। अब जो है ये महीना भी जा चुका है, आज आखिरी दिन है, एक नया महीना आने वाला है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को आगे का टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर कई बार बोलते हो टाइम टेबल बना लो, क्या फायदा होने वाला है। देखिए, टाइम टेबल ना बहुत सही डायरेक्शन आप लोगों को देने वाला है। टाइम टेबल से आप लोगों को ये पता रहेगा कहां पर आप लोगों ने अपना टाइम यूज किया है और कहां पर मिस यूज किया है। टाइम टेबल आप लोगों को आप लोगों की एफिशिएंसी बताएगा। टाइम टेबल आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइम मुझे क्या पढ़ना है, कितनी चीजों को मुझे रिवाइज करना है, ये आप लोगों की टेबल पर होना चाहिए अगर रियलिटी में आप लोग एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। थोड़ा सा सीरियस पैटर्न में आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर अब आप लोगों को अपना टाइम जो है वो ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पूरी साल में क्या पढ़ा है वो तभी आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पाओगे जब अच्छे से आप लोग उसको रिवाइज करेंगे। अगर रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो पढ़ा पढ़ा सब कुछ लगेगा पर लेकिन याद कुछ नहीं आएगा। तो एक तरीके से आप लोगों को अब बिल्कुल इफेक्टिवली ढंग से चीजों को रिवाइज करने स्टार्ट कर देना चाहिए। 80 या 85 दिन के एयरफेयर में आप लोगों के पास में बचे हुए, तो इनको कितने इफेक्टिवली आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर इवन ईपीएफओ की अगर बात करें तो 40 दिन से भी कम आप लोगों के पास में बचे हुए हैं। तो जितना ज्यादा चीजों पर प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करने पर ज्यादा फोकस देना है, मैक्सिमम चीजों को आप कंसोलिडेट करने स्टार्ट कर दो ताकि अपने एग्जाम में आप लोग सिलेक्शन पा सको। एट द एंड ऑफ द डे क्या है टारगेट? एग्जाम में सिलेक्शन पाना। तो इसलिए बिल्कुल सही सटीक तरीके से अब आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। टाइम टेबल अगर लेकर नहीं चलोगे तो आप लोग अपनी एफिशिएंसी को चेक ही नहीं कर पाओगे। और खासकर एक और इंपॉर्टेंट बात, अब जो भी यहां पर खासकर अगर ईपीएफओ का पेपर देने वाले हैं या फिर जो अपना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपना टाइम डिसाइड कर लेना है। जिस टाइम आप लोगों को टेस्ट देना है वो उसी टाइम देना है, कोशिश करो जिस टाइम आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। देखिए, इससे आप लोगों को लगता है कि क्या ऐसे इससे कुछ फायदा होगा। आप लोग एग्जाम में जब जाकर बैठोगे ना, आप लोग इतना कंफर्टेबल फील करोगे, आप लोगों को ये लगेगा यार इस टाइम तो हम लोग डेली पेपर देते हैं, कोई बड़ी बात तो हो नहीं रही है। तो आप लोग अपने आप को एक सही जोन में ला पाओगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम में। अगर ये चीज एक बार आप लोगों ने क्रिएट कर ली ना अपने आसपास, तो ये समझिएगा कि आप लोग अपने आप को एक इफेक्टिवली जोन में डालकर अपने आप को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे और आप लोग ढंग से अपनी एफिशिएंसी को यूटिलाइज कर पाएंगे और यही पैटर्न आप लोग फिर एग्जाम में फॉलो कर पाएंगे। तो इसीलिए अपना रास्ता अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से पसीने बहा लीजिए ताकि एग्जाम में बैठकर खून के आंसू न रोने पड़े। और इसका सही तरीका है अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। तो आखिरी दिन है, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा कैसे आप लोग ये 3 महीने रहे और आगे क्या क्या आप लोग चेंज करना चाहते हैं। तो ये जरूर देखिएगा, क्योंकि अपने आप को चेक करते रहना ही एक सही डायरेक्शन में अपने आप को बनाए रखने का तरीका है। अगर आप लोग अपने आप को चेक नहीं करोगे कि भाई साहब गाड़ी किधर जा रही है, तो गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी और फिर निकलनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि ढंग से अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लो। 1 तारीख आ रही है, आज का दिन आखिरी है, तो इस तरीके से देखिएगा कि कम से कम कल से अपनी सारी चीजें किस पैटर्न में लेकर चलनी है। ठीक है, तो ये है कुछ बातें, मुझे लगा कि ये सारी कुछ बातें आप लोगों से करूं, क्योंकि अब आप लोग एक होली के जोन से बाहर निकल चुके होंगे, फेस्टिवल जोन से बाहर निकल चुके होंगे। तो अब सारी चीजें आप लोगों के बिल्कुल गोल पर फोकस हो जानी चाहिए। तो अब जो है रंग जो है वो सक्सेस का लगना चाहिए। होली का रंग बहुत लगा लिया। आइए अब पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज के इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं। इसके बाद में फिर हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो काफी शानदार ये डिस्कशन आज का रहने वाला है और यहाँ पर कुछ सक्सेस स्टोरी भी आप लोगों को जानने को मिलेगी हमारी कंट्री में महिलाओं की। उसके ऊपर एक एडिटोरियल है बड़ा ही प्यारा, उसको हम लोग समझेंगे कि महिला कैसे लाखों रुपए कमा रही है और कैसे हम लोग इन चीजों को और आगे लेकर चल सकते हैं। महिलाएं भी अपनी कंपनी बना रही है, किस तरीके से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। मुंबई यहाँ पर सबसे टॉप पर चल रहा है, पुणे, थाने में देखो, नागपुर, नासिक, ये सारी चीजें अलग अलग एरिया में आप लोगों को, मतलब मुंबई एक तरीके से बोले तो मतलब सबसे टॉप पर है और महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम जो सिटी है वो सबसे टॉप पर चल रही है कोविड-19 के मामले में। तो ये फिर से एक कंसर्न का रीजन बन गया है कि कैसे इसको टैकल किया जाएगा। तो सोचने वाली बात है। तो अपना थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीजों में। आप लोग अपना बेसिकली बीमारी खासकर इस टाइम पर ये काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं, 1 और साल बर्बाद कर सकती है और इवन इंसान की जान तक भी जा रही है। अगर बात करें ये जो मैप, ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये मणिपुर का एक फोटो है इंडो और म्यांमार के बॉर्डर पर। अगर आप लोग इंडिया और मणिपुर को एक बार म्यांमार और मणिपुर को एक बार देखोगे तो एग्जैक्ट ये देखते हैं मणिपुर। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर हो गया, ये हो गया म्यांमार, ये हो गया यहाँ पर मिजोरम, ये हो गया नागालैंड और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो लोग जो है वो म्यांमार से मणिपुर के थ्रू रिवर को क्रॉस कर हमारी कंट्री में इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं। तो किस तरीके से इसको टैकल करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी है कि क्या जो लोगों की वहां पर जान जा रही है, हम लोग उनको अपनी
कंट्री में ना आने दे तो ये तो मानवता के भी खिलाफ होगा यार। तो ये नहीं करना, हम लोग को इन सब चीजों पर फोकस देकर चलना है कि कैसे ये चीजें हम लोग को मेंटेन रखनी है, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है इंसान की। अगर बात करें, अगर हिस्ट्री आप लोग अपनी कंट्री को उठाकर देखोगे ना, पुराने टाइम पर चाहे चाइना से बात कर लिए दलाई लामा, अफगानिस्तान से लोगों की बात कर लीजिए, आज तक भी हमारी कंट्री में रिफ्यूजी हैं अफगानिस्तान के बहुत सारे। अगर आप लोग बात करें श्रीलंका से बहुत सारे तमिलियन कम्युनिटी के रिफ्यूजी आए। 1971 की वॉर के बारे में बात करें तो उस टाइम पर बांग्लादेश के बहुत सारे रिफ्यूजी हमारी कंट्री में आए। तो हमारी हिस्ट्री रही है कि हम लोग रिफ्यूजी को शरण देते हैं। वो एक अलग बात है कि हम लोगों ने इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं साइन कर रखा है रिफ्यूजी से रिलेटेड, पर लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी के बेस पर, एक हमारी हिस्ट्री और कल्चर के बेस पर, ये हमारी एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ये इस तरीके का जो पैटर्न है, ये काफी हम लोग पैटर्न पहले से ही फॉलो आ रहे हैं। ये हमारी कल्चर में है कि हम लोग दूसरे का दुख नहीं देख सकते, हम लोग हमेशा उसके दुख में साथ देते हैं। तो यही तो है हमारी कंट्री की कल्चर जो हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं। तो फिलहाल भी हम लोग को उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और एक सॉफ्ट कॉर्नर यहां पर लेकर चलना चाहिए, जो भी लोग वहां पर आज के डेट में यातनाएं झेल रहे हैं। ये क्वेश्चन पहले बना है एग्जाम में, फिर से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है हार्ट ऑफ एशिया के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे इसके बारे में कि ये क्या है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये हार्ट ऑफ एशिया किससे रिलेटेड है। तो अफगानिस्तान में शांति बनाकर कैसे रखनी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये हार्ट ऑफ एशिया आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल क्या है यहाँ पर, क्या क्या बातें बोली जा रही है और क्या क्या कंडीशन है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लगभग 15 कंट्री के जो यहाँ पर इंक्लूडिंग जो आप लोगों को देखने को मिलेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, चाइना, सऊदी अरेबिया, या फिर इसके अलावा और भी कई सारी सेंट्रल एशियन कंट्री ये मिली और इनके द्वारा ये फोकस किया जा रहा है कि कैसे शांति बनाकर यहां पर रखनी है। तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई तजाकिस्तान के अंदर में, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस थी, तो ये 9th नंबर की हार्ट ऑफ जो एशिया कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिली। हमारी कंट्री की साइड से किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया कि कैसे आज की डेट में शांति बनाकर रखनी है अफगानिस्तान के अंदर। तो यहां पर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो डायलॉग होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि इंसानियत के खिलाफ रहे, इंसानियत के फायदे में रहे और टेररिज्म के खिलाफ रहे। आज की डेट में अगर आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझना चाहेंगे वो ये है कि पहले जब यहां पर 1995 के बाद में जब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उस ड्यूरेशन में जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का दबदबा था, तो यूएसए ने एंट्री की थी रजनीकांत की तरीके से, हम लोग यहां पर तालिबान को उखाड़कर बाहर फेंकेंगे। पर आज की डेट में भी तालिबान के सामने वो घुटने टेक चुके हैं और बोल रहे हैं कि यार समझौता कर लो और हमारा पीछा छोड़ो यहां से। तो क्या इस कंडीशन में शांति रह पाएगी? नहीं होने वाली ऐसी शांति, क्योंकि मैक्सिमम जो सपोर्ट है यहां पर वो पाकिस्तान की साइड से है। पाकिस्तान जिस तरीके से चाहे वो तालिबान को अपने हिसाब से चला सकता है। तो इसके चलते अगर पाकिस्तान यहां पर प्रॉपर वे में सपोर्ट नहीं करेगा तो तब तक कंडीशन निकलकर नहीं आएगी कि अफगानिस्तान में शांति रह सके। तो यह है हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान की शांति के लिए। तो देखते हैं ये कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं और किस तरीके से यहां पर शांति रह पाती है। ये थोड़ी सी और टेंशन वाली बात है, खासकर चाइना के आसपास वाले रीजन में। हांगकांग को लेकर काफी लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है यहां पर चाइना और जो आज के में हांगकांग वाले रीजन में। हांगकांग को एक एसएआर के नाम से जानते हैं। एसएआर का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी कि एक ऐसा रीजन जो स्पेशली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है चाइना के अंदर। चाइना की वन चाइना पॉलिसी है। तो 1997 में यहां पर जो हांगकांग है वो ब्रिटिश यानी कि यूके के द्वारा चाइना को दिया गया था और देते टाइम ये बोला था कि देखो यार सही है कि एक कंट्री मान लेंगे कि चाइना की वन कंट्री फॉलो कर लेंगे, पर लेकिन हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी है तो आप लोगों को डेमोक्रेसी को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, उसके बारे में भी आप लोगों को बातें करनी पड़ेगी। तो उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए यहां पर ये बेसिकली कई सारी बातें देखने को मिली कि अभी स्पेशल यहां पर वीजा का भी प्रबंध किया गया यूके के द्वारा यहां पर लेकिन चाइना उससे काफी गुस्सा हुआ और फिलहाल जो इलेक्टेड सीट है यहां पर वो यहां पर कट कर दी गई है ताकि हांगकांग के अंदर एक तरीके से अपना कंट्रोल दिखा सके चाइना। तो ये काफी एक बड़ा इश्यू बन चुका है आज के टाइम में, क्योंकि हांगकांग अपने ही आप में एक ऑटोनोमस रीजन की तरीके से काम करते हैं, पर फिलहाल उसको चाइना अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। दो ऐसे रीजन है जो चाइना की नाक में दम रखती है। फिर आप लोग बोले चाइना इनकी नाक में दम रखता है, चाइना तो सबकी नाक में दम रखा है, चाइना की नाक में कौन दम करेगा? तो यहां पर एक तो है हांगकांग और दूसरा है ताइवान। तो यहां पर ये दो ऐसे रीजन है जिसको चाइना अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहता है, पर लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं हो पाती जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये इसके बारे में भी एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रखते हैं, टाइम टू टाइम ये न्यूज में रहते हैं। और एक चाइना के अंदर जो जिंगजियान वाला रीजन है वहां पर चाइना अपना दबदबा दिखाता है। म्यांमार में काफी बुरी कंडीशन क्रिएट होती जा रही है, 500 के करीब लोगों की जो है यहां पर जान जा चुकी है। तो इसके चलते आगे शांति बनाकर कैसे रखनी है, तो जो वर्ल्ड पावर है वो यहां पर बोल रहे हैं कि चीजों को आगे लेकर चलना है। हाँ, कंटेम्प्ट कर रहे हैं सब कि हाँ ये ऐसा क्या है, कंडेम करने से कोई यहाँ सोल्यूशन तो निकलने वाला है नहीं, पर लेकिन रियलिटी में यहां पर किसी न किसी को आकर इंटरवीन करना पड़ेगा कैसे शांति बनाकर यहां पर रखनी है। क्योंकि इस तरीके से अगर कंडीशन नहीं तो ये बहुत ज्यादा लार्ज
स्केल पर एक रिफ्यूजी क्राइसिस और देखने को मिलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में कई जगह रिफ्यूजी क्राइसिस आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसको देखेगा, यमन के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस है, काफी लार्ज स्केल पर सऊदी अरेबिया के द्वारा यहां पर अटैक किया गया। सेम फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा सीरिया वाले इलाके में। इसी के साथ में जो यहां पर आप लोगों को इजराइल और पैलेस्टीन वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन जगह जगह आप लोगों को दुनिया में देखने को मिलती है जहां भी ऐसा क्राइसिस है। अभी फिलहाल बहुत सारे रिफ्यूजी म्यांमार से निकल रोहिंग्या कम्युनिटी के वो पहुंच चुके हैं यहां पर इसके बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, इवन थाईलैंड के अंदर फिलहाल अभी काफी ज्यादा जो म्यांमारी यहां पर पहुंच चुके हैं। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी सारी प्रॉब्लम अलग अलग एरिया में देखने को मिल रही है जिससे अनस्टेबिलिटी आती है। तो कई सारे ऐसे एरिया, कई सारे रीजन आप लोग अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या रियलिटी में जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन वगैरह ये सारी बॉडी बनाई थी, क्या ये इफेक्टिवली काम कर रही है, क्या इनका कोई फायदा देखने को मिल रहा है? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब यहां पर ऐसी बात देखने को मिलती है। तो यहां पर म्यांमार के अंदर आज के में जो इनकी आर्मी है उसका रूल है, और आंग सांग सुई की जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज की डेट में उनको बोला जा रहा है कि बेसिकली देखो होता क्या है, जब यहां पर आर्मी रूल आता है तो तुरंत उठाकर लोगों को जेल में डाला जाता है, ठीक है। तो उनके रिलीज की बात है, यहां पर कई सारी चीजें रिस्टोर करने की बात की जा रही है डेमोक्रेसी को, लेकिन आर्मी क्या इसके सामने ये क्या यहां पर आर्मी यहां पर एक्सेप्ट करेगी इनको? तो देखने वाला मुद्दा होगा। देखते हैं क्या कोई ऐसी कंडीशन बनती है या फिर नहीं बनती है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन होता है महंगाई। हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में। जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई तो उस टाइम पर इसको टारगेट दिया गया कितना कि आप लोगों को इन्फ्लेशन जो है महंगाई हुआ है 4 + -2 रखनी है, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में रखनी है। 4 में 2 जोड़ दे 6 हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो यहां पर 2 रह जाएंगे। तो महंगाई इसके आगे नहीं बढ़नी चाहिए। पर लेकिन कंडीशन भी लगा दी गई कि देखिए अगर कल को पता चला बाढ़ आ गई, कल को पता चला इंटरनेशनल ऑयल प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया, तो हम लोग ये इन्फ्लेशन टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेशनल जो अगर कोई इश्यू ऐसा बनता है, अरब कंट्री के अंदर यहां पर कोई अगर क्राइसिस आ जाता है, पता चला उन्होंने तेल सप्लाई करना बंद कर दिया, तो अगर तेल का प्राइस बढ़ेगा, कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, तो फिर जैसे कि ट्रक में आप लोग सामान ले जाते हैं, कोई और भी अगर साधन यूज करते हैं, तो उसके लेने ले जाने का खर्चा बढ़ेगा। पता चला एप्पल ले जा रहे हैं यहां से हम लोग लेकर आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से और भेज रहे हैं उनको तमिलनाडु में, तो खर्चा आएगा ना, तो उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी। अगर यहां पर तेल का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और वो कॉस्ट किसको पे करनी पड़ेगी? वो जनता को पे करनी पड़ेगी। तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर टेंशन हो गई है कि क्या आने वाले टाइम में यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि आज की डेट में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, वो ऑयल को कट कर चुकी है। प्रोड्यूस करना कट कर चुकी है मतलब जितना वो ऑयल बना रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी, उसको कम कर दिया। उसको कम करने से क्या होगा? जैसे उन्होंने ये ऑयल प्रोड्यूस कम किया, अब मार्केट में अवेलेबल कम रहेगा ऑयल, और मार्केट में अगर अवेलेबल कम रहेगा, खरीदने वाले ज्यादा रहेंगे, तो वो ज्यादा पैसा देकर भी उसको खरीदेंगे। तो ये कंडीशन रहती है जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना होता है, तो उसकी मार्केट में सप्लाई कम कर दो, प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। ये सारी सिचुएशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन्फ्लेशन ये इस टाइम पर बढ़ता हुआ काफी ज्यादा नजर आता है। इसका डायरेक्ट जो इंपैक्ट है वो जनता पर पड़ता है। तो देखते हैं कैसे नॉर्मल चीजें हो पाती हैं और किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ पाती है। ओके, तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, एक एक कर आर्टिकल देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आएगा जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग, एक बच्चा बोल रहा है कि सर प्रीलिम्स आ रहा है कि आंसर राइटिंग छोड़ देनी चाहिए। देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स बिल्कुल भी आप लोगों का तैयार नहीं है, तो आंसर राइटिंग फिर आप लोग थोड़ा रख सकते हैं साइड में। पर लेकिन ये देखिए कि आप लोगों ने मेंस भी आप लोगों ने तैयार कर रखा है, कि आप लोगों ने इस लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालकर एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। वरना पता चला प्रीलिम्स क्लियर हो गया, फिर मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है प्रीलिम्स क्लियर होने का। तो प्रॉपर वे में आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि दिन में अगर आधा घंटा भी आप लोग लिख ले रहे हैं उसमें कोई दिक्कत रहेगी। तो कम से कम कोशिश करो, अभी टाइम बचा हुआ है, कम से कम 1.5-2 महीना रह जाए तब आप लोग लिखना छोड़ देना, पर अब फिलहाल तो अभी कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो क्या क्या बातें हैं थोड़ा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कम से कम जनरल स्टडी का लिख लो और एक क्वेश्चन अपने ऑप्शनल का लिख लो, इतना तो कर ही सकते हो ना, इसमें कोई बड़ा इश्यू तो है नहीं, तो कम से कम ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला जो आर्टिकल है काफी डिटेल में डिस्कस किया गया इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। हालांकि एक आर्टिकल पहले डिस्कस कर चुके थे, फिर से यहां पर कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को जानने को मिलेगी और कुछ रिवीजन भी आप लोगों का होगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे कि पेंडेमिक के बाद में कैसे रिकवरी इंटर कंट्री की होनी चाहिए, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल को देखेंगे क्या क्या बातें हैं, इस आर्टिकल के बारे में कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। पौंडीचेरी में इलेक्शन के बारे में पता चल रहा है, यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये बोल रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही। तो देखते हैं कि कौन जीत कर आता है। तो ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है, होली खत्म हुई है तो अभी इलेक्शन की होली चलेगी, तो उसको देखते हैं कैसे कंडीशन आगे निकल कर आती है। यहां पर ये जो साइड में आर्टिकल है, यहां पर
ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बेसिकली बात करें आज के डेट में क्या कंडीशन बन रही है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर क्या आप लोग पुलिस के बारे में अगर बात करें, आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि अभी यहाँ पर रिसेंटली जो एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा आरोप लगाया गया महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पर कि इसने बोला कि हमको हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहिए। 100 करोड़ कहीं से लेकर आने, जो भी होटल हैं बार हैं उनसे आप लोगों को इकट्ठे करने हैं 100 करोड़ रुपए, ये टारगेट रखा गया, उनको टारगेट दिया गया। तो ये ऐसी कंडीशन अगर पुलिस की देखने को मिले, अगर खुद जो पॉलिटिशियन है जो कि यहाँ पर जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ऐसी बातें बोलने लगे कि जनता से इस तरीके से पैसे आप लोगों को वसूल करने, तो ये तो एक तरीके से जो गुंडे नहीं दिखाते हैं, माफिया दिखाते हैं जो मूवीज के अंदर में, तो वो वाली बात हो गई कि हफ्ता अपना ले रहे हैं यहाँ पर। ये तो क्या रियलिटी में ये सही है इस तरीके की कंडीशन को यहाँ पर ये रखना? क्या इस तरीके से हफ्ता लेना ये कितने हद तक सही है? तो ये चीजें भी हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में एक बात आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगर स्टेट के बारे में बात करें तो पुलिस उसके हाथ में एक पावरफुल टूल होता है, पर लेकिन पुलिस की एफिशिएंसी के ऊपर बार बार क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं, उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जाता है, या फिर पुलिस के थ्रू कई बार उल्टी सीधी हरकतें कराई जाती हैं। तो पुलिस रिफॉर्म के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पुलिस रिफॉर्म को कैसे लेकर चलना है इसके बारे में ये पूछा जा सकता है। कल को आप लोग मान लीजिए आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप लोग एक आईपीएस ऑफिसर है और आप लोगों को पोस्टिंग मिली है एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर, मान लीजिए वो राज्य महाराष्ट्र ही है, ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे कि आप लोग एक तरीके से आप लोगों के ऊपर प्रेशर जो है ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको कैसे आप लोग टैकल करके चलेंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों से यहां पर पूछी जा सकती हैं, तो आप लोग इसको कैसे टैकल करोगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। पुलिस रिफॉर्म के बारे में काफी लंबे समय से हमारी कंट्री में बात की जाती है कि कैसे कैसे पुलिस के अंदर रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम पर जो पुलिस थी अंग्रेजों के टाइम पर और आज के डेट में अगर बात करें तो हम लोग को चीजें समझनी पड़ेगी। तो कई सारी बातें बोली जाती है पुलिस को अगर इंडिपेंडेंट आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर इनका टेन्योर फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन के प्रेशर में आकर काम करते हैं, टेन्योर फिक्स नहीं रहता है। अगर टेन्योर फिक्स रहेगा तो फिर पॉलिटिशियन के प्रेशर में आकर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। एक इसी के तरीके से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर वे में यहाँ पर जो एक तरीके से एक तो है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी है, ठीक है, और एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी है, तो उनमें आप लोगों को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं आज के डेट में, लोगों का ट्रस्ट बना रहना चाहिए, ठीक है। एक पुलिस लोगों के फ्रेंडली होनी चाहिए, लोग पुलिस के पास में जाते डरे ना। आज के डेट पुलिस जो है वो गुंडों से बड़ी गुंडी हो चुकी है, कई सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी कंडीशन जब सामने निकल कर आती है तो लोगों का ट्रस्ट उठने लगता है पुलिस के ऊपर से। कई बार लोगों को बेफालतू में गिरफ्तार किया जाता है और फिर पता चलता है कि उन्हें फालतू में गिरफ्तार कर लिया फिर छोड़ दिया जाता है, कई सारी ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का उसके इशारों पर काम करते हैं, इसलिए तो केजरीवाल साहब चिल्लाते रहते हैं कि पुलिस दे दो हमको, क्योंकि पुलिस नहीं है तो पावर नहीं रहती हाथ में। तो कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर हिंदुत्व और सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल बड़ा प्यारा आर्टिकल है यार, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आप लोग ऐसे पॉइंट जो है आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और इसी के साथ में आप लोगों से एस्से में भी ऐसे पॉइंट यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कार्टून है और ये डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। कार्टून यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ये कौन है, ठीक है, और यहाँ पर ये तो जानते हैं आप लोग, ये दाढ़ी अब तो कटवा लो मोदी साहब, अब तो कोरोना भी एक साइड में, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो नहीं है कि नाई को हाथ ही नहीं लगाने देना है। तो ये एक अलग ही यहाँ पर अभी एक कार्टून था, शायद कार्टून था या फिर क्या था, किसी ने शेयर किया था अभी फेसबुक पर एक बच्चे ने, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस तरीके से हमारी कंट्री की तो अर्थव्यवस्था है वो नीचे जा रही है, इसी तरीके से मोदी जी की तो दाढ़ी है वो बढ़ रही है। तो कार्टून वाले भी क्या क्या बना देते हैं, मतलब हद करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक तरीके से जो शिप है वो कैसे मोड़ने की कोशिश की जा रही है साउथ की साइड में। अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो उन्हीं के मुद्दों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं 40 से 50 शब्दों में। आप लोगों से ऐसे जैसे एसएसबी नहीं होता है तो वहां पर आप लोगों से पिक्चर परसेप्शन टेस्ट आ जाते हैं कई बार। ये सुएज कैनाल जो अभी रिसेंटली काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली, तो उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कहां से क्या क्या कितना बेसिकली व्यापार जाता है। सुएज कैनाल से एक मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो लगभग जो वर्ल्ड का 10 से लेकर 12% जो व्यापार जाता है वो सुएज कैनाल से होकर गुजरता है। और यहां पर अभी डेडलॉक लग गया था, रेड सी से कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को ये कैनाल, जो कि आज के डेट में इजिप्ट के कंट्रोल में है। तो यहां पर इसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, तो उसी के बारे में डेटा पॉइंट है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को यहां पर जानने को मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उससे पहले आप लोग यहां पर ये समझिए, यहां पर इनके द्वारा बोला गया मैं कमाती हूं 60,000 रुपए, पूछो कैसे। ये इंटरव्यू भी है, अगर आप लोग देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं। ये यहां पर ये महिला है और इनके द्वारा अपनी जो गाय वगैरह पाली गई यहां पर, तो उसके चलते अपनी जो बेसिकली अर्निंग है इनके द्वारा काफी अच्छी देखने को मिली। डायरेक्ट ये सप्लाई करती है मिल्क और काफी अच्छे से अपने पैसे कमाती हैं। तो देखिए एक महिला जो है, हम लोग अगर बोले कि महिला बिजनेसमैन है तो हमारे माइंड में आता है कि नहीं यार महिला ऐसा काम नहीं कर सकती, बिजनेसमैन वगैरह नहीं बन सकती, ठीक है। महिला आर्मी में जाने की बात करें तो महिला आर्मी में नहीं जा सकती। तो ये सारी चीजों से ऊपर उठ के आज के डेट में जो एक ऐसा सेक्टर है जो काफी अच्छे से फ्लोरिश कर रहा है हमारी कंट्री में, उसी के बारे में यहां पर बात करेंगे। जब हम लोग बात करें यहां पर
व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड आप लोगों ने सुना होगा, तो ये मिल्क यानी कि दूध से रिलेटेड है। एक टाइम ऐसा था कि हमारी कंट्री में दूध के लिए हम लोग को दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, आज के में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसका पूरा जो एक श्रेय जाता है वर्गीस कुरियन साहब को जाता है, जिनके द्वारा नींव रखी गई थी ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रिवॉल्यूशन की हमारी कंट्री में, कि हमारी कंट्री दूध में सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गई। तो यहां कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गाइडेंस देखने को मिला, ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला। जैसे आप लोग बात करिए 1995 में हमारी कंट्री में स्टार्ट की गई कि पोलियो को हम लोगों को खत्म करना है, उसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। 2011 में जाकर हम लोगों ने पोलियो को अपनी कंट्री से खत्म कर दिया और 2014 में हम लोगों को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन भी मिल गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइड से। तो ये पूरा एक प्लान ही तो चला है यहाँ पर कि हर पर्सन पर बच्चे को यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉप प्रोवाइड करानी है। तो हर एक कोई भी अगर ऐसा आप लोग लेकर चलेंगे एग्जाम के लिए, आप लोगों के पास में प्लान होगा कि हाँ यार इस टाइम पर ये चीजें करनी है, तो कोई भी चीजें बिना प्लान के आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेशन फ्लड भी यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिला। वुमेन जो है काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, खासकर छोटे छोटे जो किसान हैं उनका काफी बड़ा रोल रहा है यहाँ पर लेकिन आज की डेट में भी अगर आप लोग देखिए छोटे छोटे किसान जिनके पास में जमीन भी ढंग से नहीं है, उनके पास में 2 से लेकर 5 तक की गायें वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसके चलते यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड काफी अच्छे लेवल पर आगे बढ़ा। अगर बात की जाए अगर यहाँ पर जैसे कि आप लोग बोले कि किसान के खेत में से या फिर कोई अनाज निकल के आता है, उस अनाज को आप लोग कहां लेकर जाते हैं? मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। मार्केट में वो फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में से उसको कोई प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट फिर से यहाँ पर मार्केट में जाता है, फिर उसको जनता को दिया जाता है और फिर किसी घर में जाकर वो यूज किया जाता है। इसी तरीके से दूध है, किसानों ने दूध को निकाला, अपनी गाय भैंस जो भी है उससे दूध निकाला, दूध को फिर डेयरी पर जाकर बेच दिया। डेयरी में से जो वो दूध है वो फिर आगे पहुंचा जहां पर बेसिकली से बड़े बड़े प्लांट हो गए, मदर डेयरी वगैरह, फिर जो भी देखिए आप लोग वहां पर उनकी पैकेजिंग वगैरह हुई, कुछ आइसक्रीम बनाई गई, कुछ दही बनाई गई, कुछ ऐसी तरीके से कई सारे प्रोडक्ट बनाए गए और फिर उनको मार्केट में सप्लाई किया गया। तो पूरी चेन में अगर आप लोग देखोगे दुनिया भर के लोगों को जॉब मिलती है, लेकर घर से ये यहां पर मार्केट में पहुंचाना दूध को, ये पूरा आप लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिससे काफी अच्छा खासा कमाई यहां पर होती है। तो ये एक चेन बन चुकी है यहां पर, जिसमें कई सारे मिडिल मैन भी है, कई सारे लेवल पर यहां पर प्रोक्योर करने वाले हैं, तो हर एक लेवल पर लोगों को यहां पर फायदा होता दिख रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया जिसमें काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और खासकर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें महिलाओं के बारे में बात करें तो ये काफी अच्छा एक रेस्पेक्टेबल आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी कि महिला एक अच्छा खासा पैसा कमा रही है। ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बोला इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर। अच्छा, आप में से जो गांव से रहते हैं, आप लोगों ने क्या कभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे घर पे अगर दूध ज्यादा हो जाता है, घर पे पीने वाला ज्यादा नहीं है, तो नॉर्मली क्या करते हैं उसको बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है घर में एक अर्निंग आती रहती है। ये बोलते हैं कि चलो यार इससे क्या होगा, जो गाय या भैंस है उसका खाने का जैसे खल वगैरह होता है, चूरी वगैरह होती है, ये सारी चीजें से बिनोले वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है ताकि उसको फिर से डाला जा सके और वो अच्छा खासा दूध दे सके। तो ये एक तरीके की साइड अर्निंग होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अलाइड अर्निंग आप लोग बोल सकते हैं कि साइड में नॉर्मली खेतों में तो किसान कमा रहा है और यहाँ पर महिलाएं जो है वो घर पे इस तरीके का काम कर सकती हैं, एक साइड में एक ऐसी अर्निंग हो जाती है। तो 93% जो महिलाएं आज के में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और एक फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है ताकि वो इस तरीके से इसको काम को आगे सक्सीड कर सकें और वो अपना वेंचर अपनी कंपनी में सक्सीड भी कर पा रही हैं। 57 के करीब ऐसी हैं यहां पर जो कि आज के में फाइनेंशियल इनको असिस्टेंट मिला है और उससे भी वो आगे लेकर चीजों को चल पा रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके द्वारा यहां पर कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं जिससे कि हम लोग चीजों को समझ सकें। जैसे कि बोले कि एनिमल की हेल्थ, इसी के साथ में फूडर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो पशु है गाय भैंस घर में उसकी हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक पिक्चर भी शेयर की थी, हमारे घर में एक भैंस थी जिसकी डेथ हो गई थी। तो ये सिचुएशन कई बार ऐसा रहता है कि बीमारी के बारे में जो डॉक्टर हैं लोकल एरिया पे वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को वहां पर दिखाया पर लेकिन कंडीशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाई। तो कई बार यहां पर ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है, क्वालिटी के डॉक्टर नहीं देखने को मिलते हैं लोकल एरिया में कई बार। अब फोडर की क्वालिटी के बारे में बात करें, खैर वो तो जिसके पास में खुद की जमीन है, खुद के खेत है, तो फोडर की क्वालिटी अच्छी रहती है, पर लेकिन अगर शहर वाले एरिया में जाएंगे वहां पर फोडर की क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फिर यहां पर चीजें एक साइड में ये देखने को मिलती है, शहरों में डॉक्टर अच्छे है तो वहां पर चारा अच्छा नहीं है, गांव में चारा अच्छा है तो वहां पर डॉक्टर अच्छे नहीं है। तो इन सब के बारे में प्रॉपर वे में किसानों को एक प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए कि क्या ऐसी कंडीशन होती है तो कैसे टैकल करना है, मिल्क कैसे साफ सुथरा रखना है। क्योंकि आज के में अगर सिटी में आप लोग बैठे हुए कहीं पर आप लोग पैकेट लेकर आते हैं दूध का कि हाँ यार ये वाला दूध लेकर आना है, मदर डेयरी का है, फिर अमूल का है, फिर जो भी आप लोग सुटेबल लगे, तो वो क्या क्लीन है प्रॉपर वे में, क्या प्रोसीजर के थ्रू वहां पर उसको लेकर जाया गया, अकाउंट मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, सारी चीजों को। तो एक बड़ी बड़ी कंपनी आज के में स्टेब्लिश हो गई है। ये कंपनी है जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा जो कि किस तरीके से चीजों को लेकर चल रही है। अगर बात करें हमारी
कंट्री में आज के डेट में 1,90,000 डेयरी हो चुकी हैं। आप लोगों के भी गांव में या फिर लोकल एरिया में कोई ना कोई डेयरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये यहां पर लगभग 6 मिलियन यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 6 मिलियन में कितने हो गए? 6 मिलियन में हो गए यहां पर 60 लाख। तो 60 लाख महिलाएं जो है आज के डेट में इसका मेंबर बन चुकी हैं। तो ह्यूज लेवल पर ये महिलाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। और फायदा भी किस लेवल पर? जो वर्ल्ड डेयरी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसके द्वारा ये बताया गया, राजस्थान में एक एनालिसिस करके एक रिव्यू किया गया राजस्थान में, तो ये बोला 31% यानी कि 31% जो वुमेन है वो अपना जो कच्चा घर हुआ करता था उसको पक्का यानी कि सीमेंटेड हाउस बना चुकी हैं ये काम कर करके। 39% यानी कि 39% जो महिलाएं हैं आज के में वो यहां पर इसी तरीके से जो चीजें हैं उसको आगे लेकर चल रही हैं। और एक तरीके से कहीं ना कहीं जो कैटल्स हैं उनके लिए भी यहां पर एक अच्छा खासा एक इन्वायरमेंट तैयार करके यहां पर रख रही है कंक्रीट का, यानी कि जहां पर जानवर रहते हैं। इसी के चलते अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक एरिया बन जाते हैं जिसमें गांव वाले एरिया में महिलाओं की लीडरशिप यहां पर देखने को मिलती है। तो इस लीडरशिप के बारे में अगर बात करें तो रूरल एरिया में आप लोगों को जो लीडरशिप पोजीशन है ये महिला के हाथ में आएगी, खुद पैसा कमा रही है, उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो इफेक्टिवली ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगी। तो इससे क्या होगा? फैमिली का बर्डन भी कम होगा। अकेला जो कमाने वाला मेल मेंबर रहता है उसके ऊपर बर्डन रहता है, मुझे कमा के लेकर आना है। पता चला कल को बीमार हो गया, कोई दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई और दिक्कत आ गई, कोरोना हो गया, तो क्या चलेगा? तो कम से कम महिला भी ऐसी होनी चाहिए सशक्त ताकि घर एक तरीके से टूटे ना, घर की नींव न टूटे। तो इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, खासकर आज के महंगाई वाले जमाने में। तो खासकर फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर वुमेन को लेकर यहाँ पर किस तरीके से हम लोग जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको तोड़ पाई है यहाँ पर ये प्रैक्टिस, यानी कि महिलाओं को ऐसा लगता ही नहीं था कि यहाँ पर वो इस तरीके से पैसा कमा पाएंगे, पर लेकिन ऐसा माहौल मिल गया कि अच्छे से वो काम कर पा रही है। और इवन यहाँ पर बात की जा रही है ये सरेजा महिला मिल्क प्रोडक्शन कंपनी, देखिएगा सुनकर आप लोग की आंखें चौंधिया जाएंगी। क्या हो गया? यहाँ पर 24 महिलाएं मिलकर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। आज के डेट में 90,000 इसमें मेंबर बन चुके हैं, यानी कि जो 24 थे वो 90,000 में कन्वर्ट हो चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है? अप्रोक्सीमेट अगर आप लोग यहां पर देखिएगा 450 करोड़ रुपए एनुअल टर्नओवर है, यानी कि एक साल में 450 करोड़ कमाई हो रही है यहां पर। और ये है वो कंपनी जिसके बारे में मैंने बात की थी, ठीक है, सरेजा। तो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी इस लार्ज स्केल पर आज के में पहुंच चुकी है जो 24 महिलाओं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। लास्ट ईयर अगर आप लोग बात करिए अमूल डेयरी के द्वारा यहां पर रिलीज किया गया कि लगभग 10 जो वुमेन डेयरी फार्मर हैं आज के में वो मिलियनर बन चुके हैं, यानी कि मिलियनर यानी कि लाखों में पैसे कमा चुके हैं आज के में, जो यहां पर कई सारी महिलाएं ओनली इस पर्टिकुलर जो काम है उसको कर। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस इंटरेस्ट इसमें है कि आप लोग का इंटरेस्ट कितना है उस काम में। तो जो भी काम मिले उसमें लग जाइए और अच्छे से अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लगाते हुए आगे बढ़िए। बात क्या की जा रही है? हालांकि इनके पास में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ये लोग, पर फिर भी यहां पर इनको अच्छे से ट्रेन कर इस लार्ज स्केल पर हम लोग एक सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, जैसे कि डेटा जो है ढंग से नहीं अवेलेबल हो पाता है, जो छोटे छोटे जो ऐसी कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है उसको ढंग से चीजें नहीं मिल पाती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश करता है उनको चीजें मिल पाती है। तो 50 से लेकर 70% तक इनके पास में जो डेटा वगैरह ये सारी चीजें जो एक्सेस है फैसिलिटी वगैरह वो कम रहती है, पर फिर भी आउटपुट जो है वो शानदार है, सैल्यूट करने वाला है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये है चीजें यहां पर, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि देखिए कोई भी काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो यहां पर ये इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के जब रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो हमारी कंट्री में सबसे बड़ा बॉर्डर टच करती है। यहां पर कौन कौन टच कर रहा है बॉर्डर इसका? ये टच कर रहे हैं यहां पर वेस्ट बंगाल, आसाम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। तो 5 राज्य हमारे ऐसे हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करते हैं। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। हमारी कंट्री में सबसे बड़ा बॉर्डर टच बांग्लादेश करती है। बांग्लादेश के बाद में चाइना, चाइना के बाद में कौन सा हो गया? पाकिस्तान, ठीक है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इसके बाद में आ गया नेपाल। नेपाल के बाद में कौन करते हैं? फिर आप लोग याद रखिएगा MBA, ठीक है। ये कौन कौन है यहाँ पर? ये हो गया म्यांमार, भूटान और इसी के साथ में अफगानिस्तान। तो ये टोटल मिलाकर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आज कोई हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच कौन कौन सा करता है तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में कौन सा राज्य है, एक राज्य का नाम आप लोगों को बताना है जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। वो किसी भी इंटरनेशनल कंट्री हो सकती है। सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ में कौन सा राज्य टच करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है बांग्लादेश से विजिट किया गया। पहली तो बात यह है कि 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। तो बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था, बांग्लादेश पैदा हुआ था। तो बांग्लादेश जो पैदा हुआ यहां पर, तो उसकी 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। और इसी के साथ में अभी यहां पर 100वीं जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ बांग्लादेश आप लोग बोलते हैं इनको। तो इनकी जो 100वीं 2020 में सेलिब्रेट की गई इनकी बर्थ एनिवर्सरी, और 1971 में बांग्लादेश की 50वीं। तो इसके चलते एक अच्छा खासा सेलिब्रेशन था। आप लोगों को याद होगा हमारी कंट्री में 26 जनवरी की जब परेड थी, वहां पर बांग्लादेश की जो बेसिकली फोर्स थी उसके द्वारा
उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि अब से पहले कौन कौन सी 2 कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, उन 2 के नाम बताओ। बताया था रिवीजन कर लेना, ठीक है। फिर बोलोगे सर पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो था पर सर आपने रिवीजन नहीं किया, तो रिवीजन करते रहो, ठीक है। बात करते हैं यहां पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बारे में। तो यहां पर काफी अगर बात करें दोनों कंट्री के बारे में तो काफी डीप हिस्ट्री है, काफी आगे चल के फ्यूचर में कई सारे प्लान है और क्या कई सारे चैलेंज भी हैं। तो इस एरिया में आगे हम लोगों को कैसे बढ़ना है, अभी हमारी कंट्री के द्वारा ये क्वेश्चन बन जाएगा काफी प्यारा। इंदिरा गांधी गांधी जो पीस प्राइज है, गांधी पीस प्राइज यहां पर दिया गया मुजिबुर रहमान को। ये मैंने आप लोग रिवीजन वाली वीडियो में पढ़ाया था। आप लोग ये बताइए 2 गांधी पीस प्राइज दिए गए, एक तो दिया गया 2019 के लिए, एक दिया गया 2020 के लिए। 2020 के लिए जो दिया गया वो मुजिबुर रहमान साहब को दिया गया, जो कि फादर ऑफ बांग्लादेश है। अगर बात करूं 2019 का, तो किस कंट्री के किस पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि पहली बार ये जो प्राइज है ये मरणोपरांत दिया गया है, इनके पोस्टुमसली दिया गया है। नॉर्मली ये जिंदा इंसानों को दिया जाता है, तो लीग से हटके कुछ काम किया गया है। बांग्लादेश में यहां पर जो बंगा बंधु है मुजिबुर रहमान जो है, उनके मेमोरियल पर उनके होम टाउन जो है, जो कि यहां पर तुंगपई पारा, तो यहां पर भी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पर गए। और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नहीं कहते कि इमोशनली कनेक्ट करने में, तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस किसी पर्टिकुलर इंसान के पास में है। इमोशनली तो इंसान को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। मुझे वहां पे याद आता है जब हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन किया गया था, तो उस टाइम पर कंट्री एक तरीके से बिल्कुल जूझ रही थी पैसों के लिए। पूरी कंट्री में लोग एक तरीके से परेशान थे, पर लेकिन फिर भी कंट्री को वहां से निकाल कर आगे ले गए इमोशनल करके, और जैसे तैसे जैसे भी चीजें रही। और एक साइड में उसी टाइम पर वेनेजुला के अंदर यहां पर डीमोनेटाइजेशन हुआ था। वेनेजुला की भाई साहब जूत से जूत बच गया, ऐसी कंडीशन वेनेजुला में देखने को मिली। बंदा जो है टैकल ही नहीं कर पाया वेनेजुला में। और हमारी कंट्री में ये इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे तैसे करके चीजों को संभाल के ले गए। इनको पता था कि गलती कर दिया डिमोनेटाइजेशन करके, पर लेकिन फिर भी गड्डी को निकाल के ले गए। जनता में कोई रोष नहीं लगा, लाइन में खड़े रहे घंटों, पर फिर भी कोई नहीं, चलो चलता है। ऐसी बातें यहां पर जनता के द्वारा की गई, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बन गई थी पूरी कंट्री के अंदर में। तो ये काफी लार्ज स्केल पर एक लीडरशिप की क्वालिटी आप लोग बोल सकते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यहां पर इनके द्वारा काफी अच्छे से यूज की जाती है। नेशनल के बारे में बात करें तो इनके फाउंडर जो थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। मिलियंस ऑफ जो मैसाकर यहां पर देखने को मिलता पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, लाखों लोग मारे गए थे यार 1971 में। तो उस टाइम पर देखने को मिला बांग्लादेश के कई सारे फाइटर, लोकल जनता मारी गई। हमारी कंट्री के कई सारे जवानों की जान गई, यहां पर लगभग 4000 करीब। तो इनको भी याद करने के लिए यहां पर बेसिकली मेमोरियल बनाने की बात की जा रही है, ताकि इनको भी याद किया जा सके। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, तो हसीना जो है वो जो शेख हसीना जो है, हसीना वैसे नहीं शेख हसीना, ठीक है तो एक तरीके से उनके द्वारा थैंक्स भी बोला गया कि हम लोगों ने जिस तरीके से शेल्टर दिया और जिस तरीके से हेल्प की। इनके फादर जो थे उनके असैसिनेशन से पहले क्या काफी बड़ा रोल रहा इंडिया का, तो सारी बातें देखने को मिली। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सोनाली, ये बेसिकली सोनाली अध्याय यानी कि एक तरीके से गोल्डन चैप्टर। तो यहाँ पर गोल्डन चैप्टर बोला जा रहा है। ये यहां पर इस नाम का एक टाइटल एडिटोरियल लिखा गया। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब किसी कंट्री के जो लीडर हमारी कंट्री विजिट करते हैं, तो द हिंदू के अंदर उनके द्वारा आर्टिकल लिखे जाते हैं कि हाँ किस तरीके से वो रिलेशन को आगे लेकर चलने वाले हैं। ऐसे ही हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, बांग्लादेश के अंदर जाकर आर्टिकल लिखा गया और यहां पर गोल्डन चैप्टर बोला गया साउथ एशिया के अंदर कि बांग्लादेश के किस तरीके से चीजें आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन देखने को मिली। तो यानी काफी अच्छे लेवल पर चीजों को आगे लेकर चला जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के लिए। कई सारी बातों पर बात की गई, जैसे दिसंबर के महीने में यहां पर जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो आभासी मीटिंग हुई थी यहां पर इंटरनेट के थ्रू, उसको भी आगे लेकर चलने की बात की जा रही है कि कनेक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, कैसे कोऑपरेशन लेकर चलना है। इसी के साथ में एमओयू के मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखने को मिला। गेम में कैसे काम कर सकते हैं, एजुकेशन में कैसे काम कर सकते हैं। कल को कोई डिजास्टर आता है, जैसे ये भी एक डिजास्टर ही था कोरोना, और कल को कोई और डिजास्टर आता है तो उसको कैसे लेकर चलना है। पास्ट में अगर आप लोग बात करिए तो यहां पर लगभग 15 साल से हसीना यहां पर रूल में है, ठीक है, इनके पावर में है यहां पर ये, और तब से लेकर अब तक का अगर आप लोग कंडीशन उठाकर देखो, एक नया कोऑपरेशन देखने को मिला है और जो भी डिफरेंस है उनको भी रिजोल्व करने की बात की गई है दोनों कंट्री के द्वारा। जब इनका टाइम ड्यूरेशन जब यहां पर डिसीजन लिया गया हमारी कंट्री, जब यहां पर इनके द्वारा बिगिनिंग किया गया 2009 में, उस टाइम पर भी एंटी इंडियन टेरर जो कैंप थे वो सारे बंद कर दिए गए। इसी के साथ में कई सारे ऐसे लोग थे जो कि इंडिया को यहां पर सौंपे गए इनके द्वारा मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट में थे। तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती थी, यहां पर हरकतें करते थे इंडिया के अंदर और भाग जाते थे बांग्लादेश के अंदर, तो उनको भी पकड़ पकड़कर यहां पर लाया गया। तो ये सारी सिचुएशन जो थी इनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाई। लॉन्ग पेंडिंग इशू थे, जैसे बाउंड्री वाला इशू, ये बोलता है चाइना की इंडिया के साथ में बाउंड्री का इशू है, इंडिया सुधारता नहीं है। अरे बदतमीज इंसान, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ में सुधार लिया, तुम्हारी बदतमीजी की वजह से हम लोग ये नहीं सुधार पा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तुम लोगों ने फिलीपीन का क्यों एक्सेप्ट नहीं किया कि फिलीपीन के साथ में जो इशू चल रहा है तुम किसी का भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोगों ने बांग्लादेश का तुरंत एक्सेप्ट कर लिया।
मैरीटाइम डिस्ट्रीब्यूट जो 40 साल पुराना चल रहा था, इसी के साथ में क्या कॉन्फिडेंस यहां पर बिल्ड हो रहा है इन सब चीजों की वजह से, तो हमारे रिलेशन यहां पर दर्शा रहे हैं। वोटर के कुछ ऐसे इशू भी हैं जो अब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उनका देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। वोटर शेयरिंग इशू 30 था, वोटर शेयरिंग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इशू है। सिविलियन कई सारे मारे जाते हैं बॉर्डर पर, क्योंकि हमारी कंट्री में से जानवर लाना और खरीदना बेचना ये इलीगल तरीके से करते हैं। इसी के साथ में जो ट्रीटमेंट ऑफ हिंदू, ये थोड़ा सा कंसर्न का इशू बन गया। यहाँ पर मोदी साहब जो है वहां पर गए यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, और इनके द्वारा जो पूजा की गई यहाँ पर जो हिंदू के अंदर वहां पर मंदिर के अंदर, तो ये दिखा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर जो इलेक्शन चल रहे हैं क्या उस तरीके से यहां पर एक कंडीशन जो देखने को मिल रही है। तो यहां पर कई सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी अगर बात करें तो काफी अच्छा खासा प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिला। कई सारे लोगों की जान चली गई, लगभग 11 के करीब लोगों की जान चली गई बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो ये सारी कंडीशन जो है इनको एक तरीके से साइड में किया जा सकता था, पर लेकिन कंडीशन जो है यहां पर इस तरीके से देखिए, आज के डेट में अगर आप लोग देखिए मोदी जी तो वहां से आ जाएंगे, पर लेकिन जो माइनॉरिटी हिंदू है वहां पर जो मोब है आज के डेट में जो मुस्लिम कम्युनिटी की, क्या वो उनको शांति में रहने देगी? इस तरीके से जैसा माहौल बनाकर वहां से निकल कर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उनसे प्रतिशोध लिया जाएगा फिर उनके द्वारा, तो और बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि क्या क्या सेंसिटिविटी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। वेस्ट बंगाल के अंदर वोट है और यहां पर इस तरीके से ये चीजों को कर रहे हैं, ये तो ये भी कहीं ना कहीं उसका भी एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो इलेक्शन से ऊपर उठकर, जैसे अभी आप लोगों ने देखा जब साउथ इंडिया में अगर बात करें, तमिलनाडु के अंदर काफी एक तरीके से रोष था यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर, पर लेकिन इन्होंने इलेक्शन से ऊपर उठकर वहां पर जो एब्सटेन कर लिया, जो श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग होनी थी वहां पर हम लोग गए नहीं। अगर उनके खिलाफ में वोटिंग करते श्रीलंका के, तो श्रीलंका चाइना की गोद में जाकर बैठ जाता। अगर उनके अपोजिट में, अगर उनके एक तरीके से श्रीलंका के खिलाफ में करते और फेवर में करते, तो तमिलनाडु रूस का रह जाता कि क्या चल रहा है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं एब्सटेन कर लिया हम लोगों ने, तो उससे ये हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग मेंटेन रख पाए। तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर यहां पर ये चीजें देखी गई। लग ये रहा था कि पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि अपोजिट में वोट डाला जाए, पर लेकिन एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। तो ये भी कंडीशन यहां पर आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ये इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बातें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर पेंडेमिक के बारे में बात की जाए, पेंडेमिक के बाद में कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो अरुण साहब के द्वारा यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इनके द्वारा यहाँ पर ऑथर है, एक किताब है यहाँ पर ए बिलियन जो फायर फ्लाइज, बेसिकली क्रिटिकल जो आज के में कंडीशन देखने को मिल रही है पोस्ट पेंडेमिक, कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो इनके द्वारा किताब भी लिखी गई है। तो इसी के बारे में इनका बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि एक ओवरव्यू यहाँ पर कई सारी चीजों का दिया गया है। सबसे पहले तो यह है कि एक न्यू जो आर्किटेक्चर है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि मेजोरिटी ऑफ लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रही है, ठीक है। तो उनके बारे में कैसे हम लोग को चीजों को लेकर चलना है, यानी कि आर्थिक विकास की जो नई वास्तुकला अगर लेकर आनी है तो जमीन से शुरू होनी चाहिए एक तरीके से बेहतर जीवन करने के लिए, और सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग यहाँ पर साथ में चल रहे हैं और कुछ पीछे छोड़ गए। आखिर ऐसा क्यों बोला गया इनके द्वारा, तो वो समझ लेते हैं। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच गई। खासकर अगर बात करें मेजॉरिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफी सारी बुरी कंडीशन में आई, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन सुधरी भी, नए सारे बिलियनर निकल कर आए। पर लेकिन एक साइड में यहाँ पर कई सारे लोग अमीर हो गए, तो दूसरी साइड में यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दवाइयां तक नहीं मिली। कुछ ऐसे लोग दवाई लेकर अपनी जिंदगी को नॉर्मल एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे देशों में घूम भी रहे हैं। तो कुछ ऐसे लकी भी हैं, पर लेकिन दूसरी साइड में एक बुरी कंडीशन भी देखने को मिलेगी, पर कुछ की लाइफ नॉर्मल हो गई है। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एक साइड में अमीरी और एक साइड में गरीबी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रहने के लिए जगह, खाने के लिए पानी, खाने के लिए रहने के लिए जगह, रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, और एक साइड में कुछ ऐसे हैं कि वो बिलियनर बनते जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर बेटर तरीके से आप लोग आगे आने वाले टाइम में अपनी कंट्री को एक सही डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इससे थोड़ा सा आप लोगों को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो बुल्ट बैक बेटर, यानी कैसे आप लोग पीछे जाकर फिर से अच्छे लेवल पर चीजों को लेकर चल सकते हैं। बोल तो दिया कि ट्रिलियन कंट्री की इकोनॉमी बनानी है, हमारी कंट्री की फिलहाल जो खस्ता हालत रही यहाँ पर, तो टेक्निकल रिसेशन में हमारी कंट्री पहुंच गई। टेक्निकल रिसेशन मतलब दो क्वार्टर में, यानी 6 महीने तक लगातार जब कंसेक्यूटिवली आप लोगों को हमारा ग्रोथ नेगेटिव देखने को मिलेगा, तो उसे टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। 107 कंट्री में से हमारी कंट्री की रैंक 94 है। इंटरनेशनल अगर बात करें लेवल पर, ये ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसी बातें बोली जाती है इंटरनेशनल लेवल पर कि हमारी कंट्री में अगर कोई, जैसे कि कुतिया नहीं है, जैसे कुतिया पिल्ले को जन्म देती है, जैसे फीमेल जो डॉग है वो बच्चे को जन्म देती है, तो वहां पर उसको भी मिठाई खिलाई जाती है। तो ये माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पर कि हमारी कंट्री में कोई भूखा नहीं सो सकता, पर लेकिन रियलिटी इसके जस्ट अपोजिट में है। सबसे ज्यादा भूखे लोग हमारी ही कंट्री में सोते हैं। अगर हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करें, जो कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया था बताइए तो जरा, ये तो आप लोग को पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूं मैं। अगर बात करें यहां पर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में, तो 150
153 के करीब कंट्री यहाँ पर इसमें देखने को मिली। तो हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 144 है, नीचे से टॉप कर दिया खुशी के मामले में। अब बोलेंगे यहाँ पर खुशी जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर खुशी जो है कोई भी इंसान जो है सबसे ज्यादा दुखी कंट्री में हमारी कंट्री भी वन ऑफ द कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर बात करें जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया स्टॉक मार्केट का जो हमारी कंट्री के साथ में जो बढ़ना रहा वो काफी ज्यादा बढ़ा। स्टॉक मार्केट किससे बढ़ती है, जो इनके पास से पैसा होता है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, एक रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसके बेस पर चीजें बढ़ती हैं। हमारी कंट्री ऐसी है जहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा है ढंग से बहुत सारे लोगों को, और वहां पर स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे देखने को मिल रहा है कि नए 75% के करीब जो लोग हैं हमारी कंट्री में वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए, और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो और ज्यादा अमीर बन गए हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो $2 अगर 70 रुपए का $1 लगा के चलो तो 140 रुपए भी पर डे के हिसाब से नहीं कमा पा रहे हैं, उससे नीचे पहुंच गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि और ज्यादा अमीर हो गए। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो ये गैप है, ये खाई है, ये और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का कॉस्ट पर यहां पर आ रही है। क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से कि ग्लोबल असेसमेंट के बारे में हमारी कंट्री की रैंक कितनी है, तो ये समझ सकते हैं कि वाटर क्वालिटी के बारे में 122 में से हमारी कंट्री की रैंक 120 है। यानी कि कहीं पर भी जाकर आप लोग ओपन में पानी नहीं पी सकते। जो नदियों का पानी पीने की कोशिश की जाती थी पहले कि हाँ इतना साफ पानी आ रहा है, नदी का पानी पी लो, पता नहीं उस नदी में कौन सा नाला गिर रहा होगा, कौन सी फैक्ट्री का मलमूत्र उस नदी में आ रहा होगा। तो कभी भी इस तरीके से पानी मत पीना। हमारी कंट्री में कोई भी रिवर ऐसी नहीं है जिसको आप लोग बोल सको कि इसका पानी पिया जा सकता है डायरेक्टली। एयर क्वालिटी के मामले में 180 कंट्री में से हमारी जो रैंक है वो 179 है, यहां पर भी हम लोगों ने नीचे से टॉप कर दिया। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि एक ह्यूज इंपैक्ट डालते हैं सबके ऊपर। तो इनको कैसे लेकर चलना है, 5 ट्रिलियन की जीडीपी तो आप लोग लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन क्या वेल्थ क्रिएटर आगे आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े इंडिविजुअल जो अमीर आदमी है वही आगे आएंगे, या फिर जो गरीब है उनको भी साथ में लेकर चला जाना है? तो उनके बारे में भी कुछ ना कुछ बात जरूर होनी चाहिए। सेंट्रलाइज पावर है सारी चीजें, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो पावरफुल पर्सन है उन्हीं को बस आगे लेकर चल रहे हो। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दवाई भी टाइम पर नहीं मिल पाई है। हम लोग एक साइड में ऐसे हैं कि दुनिया भर के अच्छे लोग जो हैं 2-2 डोज ले चुके हैं अपने सही तरीके से, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक डोज भी नहीं मिल पाई है। तो आजादी की जो 75वीं सालगिरह आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें क्या दिखाना चाहते हैं? साइज क्या रहा जीडीपी का, कितने सारे बिलियनर बन गए, कितनी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई हमारी, या फिर आप लोग ये भी देखोगे कि मदर अर्थ की हालत कैसी हो गई है, या फिर ये भी देखोगे कि मिलियंस ऑफ जो लोग हैं वो भूखे सो रहे हैं, वो पीछे रह गए, उनकी कंडीशन क्या है, उनके बारे में बात करोगे। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर हम लोग को चलना पड़ेगा। तो ये बातें हैं यहां पर इस आर्टिकल के बारे में। अब आप लोग इसके बारे में लिखिएगा पोस्ट पेंडेमिक टाइम कैसे सिचुएशन हो सकती है और क्या क्या चीजें जो खतरनाक है उनको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग अलग तरीके से बोल सकते हैं, हालांकि इसके लिए पीपीटी की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसको वैसे ही समझाता हूं मैं। बेसिकली है क्या, आप लोग ये बोलिए एक साइड में हमारी कंट्री में कोई एक स्कूल है, वो है गांव के अंदर। ठीक है, मैं भी एक ऐसे स्कूल में से पढ़ के निकला हूं जो गांव में है कंप्लीटली। ठीक है, मेरी 12th जो हुई है मेरे गांव के स्कूल से हुई है कंप्लीटली। और एक स्कूल ऐसा है मान लीजिए दिल्ली में एक शानदार स्कूल है, सीबीएसई का आप लोग बोल सकते हैं, तो एक शानदार स्कूल है यहाँ पर। तो वो वहां से एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग ये सोचिए कि गांव में ये स्कूल है, इसमें बहुत शानदार शानदार टीचर हैं। ठीक है, तो ये स्कूल का रिजल्ट, और एक ये सिटी में स्कूल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी शानदार है, बड़ा बड़ा खेलने का ग्राउंड है और सारी फैसिलिटी बिल्कुल सही तरीके से है, मतलब जितना ज्यादा फैसिलिटी हो सकती है, पर लेकिन टीचर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो यहां पर बच्चे अच्छे निकल कर आएंगे या फिर यहां पर बच्चे अच्छे निकल कर आएंगे? तो आप लोग ये बताइए, ए में बच्चे अच्छे निकलेंगे या फिर बी में बच्चे अच्छे निकलेंगे? टीचर की क्वालिटी यहां शानदार है पर लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी है पर लेकिन टीचर की क्वालिटी शानदार नहीं है। तो आप लोग बताइए कहां से बच्चे अच्छे निकलेंगे, ए से या फिर बी से? नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है, ए से अच्छे निकलेंगे। ए से अच्छे निकलेंगे क्योंकि टीचर की क्वालिटी काफी ज्यादा शानदार है। तो यहां पर कई बार हमारी कंट्री में जो रिमोट एरिया में जाकर कई सारी जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कई सारे जो आईटी के कैंपस भी खोले गए, जैसे मंडी वगैरह के अंदर भी आईटी के कैंपस खोले गए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यहां पर कुछ फायदा नहीं होने वाला है, यहां से आप लोग जो है वो ढंग से एक एजुकेशन सिस्टम को सही लेकर नहीं चल पाओगे। तो इनके द्वारा उदाहरण दिए गए यहाँ पर यह है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो है वो रिमोट एरिया में, गांव वाले एरिया में, इंग्लैंड के अंदर में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बैठकर हम लोग इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं। तो क्या उस यूनिवर्सिटी जो है वो पावरफुल यूनिवर्सिटी नहीं है? इसी तरीके जापान के अंदर है यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर ओकिनावा। तो ये यूनिवर्सिटी है, ये भी जापान के गांव में ये यूनिवर्सिटी है, जिसके बारे में बैठकर हम लोग इंडिया में बातें कर रहे हैं। तो लोकेशन और इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, पर लेकिन आप लोगों को अगर क्वालिटी ऑफ जो मेंटोरशिप है, यानी कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ, जो क्वालिटी ऑफ वहां पर जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की वो अच्छी है। एक बार को इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के पास में अच्छी नहीं है। पहले गुरुकुल में पढ़ा करते थे लोग यार जमीन पे, आज एक टाइम पर ऐसा था हम भी खुद के अपने बैग में वो जो बेसिकली जिनमें अनाज वगैरह आते हैं, कट्टे वगैरह आते हैं, वो लेके जाया करते थे अपने बैग में डालकर। ठीक है, तो उन पे बैठकर पढ़ा करते थे। ठीक है, फिर आगे चलकर थोड़ी सी चीजें अपग्रेड हुई तो फिर वहां स्कूल वाले एक चटाई टाइप की प्रोवाइड कराने लगे, इस पे बैठ जाओ। तो यानी खुद के भी हम लोग ले लेकर गए, तख्ती पर लिख कर देखा है, तो वो कंडीशन, तो क्या
ये बोला जा सकता है कि ये इंसान जो है अगर कोई यहां से पढ़कर लिख कर आ रहा है तो उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो ये बोलना देखिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि अगर टीचर की क्वालिटी आप लोग को अच्छी मिल जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, टीचर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो बच्चा कहीं से भी पढ़कर आगे निकल जाएगा। तो आप लोगों को यहां पर मेंटोरशिप की क्वालिटी पर फोकस देकर चलना चाहिए, तभी एक्सीलेंस रिजल्ट निकल कर आएगा, चाहे वो कितने भी पिछड़े हुए इलाके में क्यों ना हो पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये यहां पर इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। आप लोगों की क्या राय है? आप में से कितने ऐसे हैं जो गांव से पढ़कर लिख कर आ रहे हैं? कई सारे लोग होते हैं जो गांव से लिख कर आते हैं, पढ़कर लिख कर आते हैं, पर लेकिन दिक्कत क्या रहती है, कई बार दिक्कत रहती है कि अंदर का कॉन्फिडेंस मर जाता है जब सिटीज में आकर देखते हैं कि यार सब फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, सब अच्छी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो खासकर हिंदी मीडियम से निकल कर आते हैं। तो यार ये हिंदी मीडियम वाली चीज पे थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा। एक बात बता दूं आप लोगों को, अगर 3 महीने भी बैठकर, 3 से 4 महीने बैठकर आप लोगों ने इसके ऊपर काम कर लेना तो ये कभी आप लोगों की जिंदगी में रुकावट नहीं बनने वाली है। तो इनको कभी भी इनको अपने सर पर हावी मत होने दो, जहां भी दिक्कत लगे आप लोगों को उसको सॉल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। तो ये चीज आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगले महीने मिलूंगा अब, यानी कि 1 तारीख को मिलेंगे हम लोग, अप्रैल फुल नहीं होगा, वहां पर शानदार तरीके से चीजों को डिस्कस करेंगे और अच्छे से चीजों को लेकर आप लोगों को चलना है। किसी का भी देखिए अप्रैल फुल वगैरह किसी का भी थोड़ा सा देखकर कई बार कई सारी दुर्घटनाएं घट जाती हैं इन चक्कर में। ठीक है, तो कहीं भी किसी को ऐसा शौक मत देना, पता चला कि फालतू की दिक्कतें हो रही हैं। अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ में पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। और इसी के साथ में जो मार्च की जो वो है आप लोगों का कंप्लीट मंथ का, उसको भी आप लोग देख लेना। एक बच्चा बोल रहा था कि सर कंबाइन एक वीडियो लेकर आओ जिसमें जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 3 मंथ का कंबाइन वीडियो। तो इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? कोई ऐसा आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? तो इसके बारे में आप लोग अपनी राय बताइए। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। तब तक के लिए जय हिंद।